आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम को। हम देखेंगे रिस्पायरेशन क्या होता है, रिस्पायरेटरी रेट क्या होता है, या रिस्पायरेशन की टाइप्स को देखेंगे, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और इंटरनल रिस्पायरेशन को, फेजेस ऑफ रिस्पायरेशन को देखेंगे, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन को, या जिसे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कहते हैं। देन हम रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स को देखेंगे, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक के और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक के, रिस्पायरेटरी यूनिट एंड रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन, एंड फाइनली हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस को रिस्पायरेटरी ट्रैक के। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रिस्पायरेटरी सिस्टम। Respiratory system is the network of organ and tissues that help you breathe. रिस्पायरेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमें सांस लेने में मदद करता है। इसमें ऐसे ऑर्गन्स और टिश्यू इन्वॉल्व हैं जो कि ब्रीथ में हेल्प करते हैं। अब ये जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, इसके ज़रिए हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं, यानी ब्रीदिंग करते हैं। रिस्पायरेशन होता क्या है? रिस्पायरेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम ऑक्सीजन को इनसाइड यानी बॉडी में इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एक्सहेल करते हैं। उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? रिस्पायरेशन। क्योंकि जो हमारी बॉडी है उसमें जितने भी सेल्स हैं उनको फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और एनर्जी जो है वो हमें केमिकल रिएक्शन से ऑब्टेन्ड होती है। और ये जो केमिकल रिएक्शन होते हैं इनकी अकरेंस के लिए हमें ऑक्सीजन की नीड होती है। और ये जो ऑक्सीजन है ये हमें किस रूट से मिलता है? रिस्पायरेटरी रूट, यानी जो आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम है इसी के ज़रिए ही जो ऑक्सीजन है वो आपकी बॉडी के अंदर इंटर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट होती है। रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए ऑक्सीजन को टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। नाउ रिस्पायरेटरी रेट क्या होता है? रिस्पायरेटरी रेट जो है, अगर हम एक नॉर्मल जो एक हेल्दी एडल्ट है उसके रिस्पायरेटरी रेट को देखें तो वो होता है 12 to 18 ब्रीथ पर मिनट। एक नॉर्मल जो रिस्पायरेटरी रेट है वो एक हेल्दी एडल्ट का वो होता है 12 to 18 ब्रीथ पर मिनट। अब यहाँ पर हम एक और बात करें कि जो फर्स्ट ब्रीथ होती है वो जो होती है वो आफ्टर बर्थ होती है, यानी कि जो फर्स्ट ब्रीथ जो होती है वो बेबी आफ्टर बर्थ जो लेता है, जब बेबी क्राई करता है उस टाइम वो अपनी फर्स्ट ब्रीथ ले रहा होता है। क्योंकि जब बेबी जो है वो मदर की वॉर्म में होता है, यानी जब उसकी ड्यूरिंग इंट्रा यूटराइन लाइफ जो एक्सचेंज होती है गैसेस का, जो फीटल ब्लड और मदर ब्लड के दरमियान, वो प्लेसेंटा के ज़रिए होता है। ठीक है, उस टाइम जो बेबी का जो अपना जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो इतना मैच्योर नहीं होता, वो इतना फंक्शनल नहीं होता, तो वो उस टाइम प्लेसेंटा के ज़रिए जो है मदर से ले रहा होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेकिन जब आफ्टर बर्थ जब बेबी फर्स्ट टाइम क्राई करता है तो उस टाइम वो फर्स्ट ब्रीथ ले रहा होता है। अब अगर हम बात करें जो एक नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट है ये डिफरेंट होता है डिफरेंट एजेस में। फॉर एग्जांपल अगर हम एक न्यू बर्न की बात करें तो न्यू बर्न का जो रिस्पायरेटरी रेट होता है नॉर्मल वो होता है 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट। जबकि यहीं पे अगर हम एक अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो उसमें 20 to 40 पर मिनट भी हो सकता है। लेट चाइल्डहुड में 15 to 25 ब्रीथ पर मिनट भी हो सकता है। जबकि एक एडल्ट की अगर हम बात करें हेल्दी एडल्ट में तो वो 12 to 18 ब्रीथ पर मिनट होता है। ये जो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम है इसको हम 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं कंडक्टिंग जोन और एक को हम कहते हैं एक्सचेंज जोन। अब कंडक्टिंग जोन यानी जिसे हम लोग रिस्पायरेटरी ट्रैक कहते हैं, रिस्पायरेटरी ट्रैक को कंडक्टिंग जोन भी कहते हैं, जबकि जो हमारे लंग्स हैं उनको एक्सचेंज जोन भी कहा जाता है। अब ये कंडक्टिंग जोन का क्या मतलब होता है कि जो हम एयर को नोज से इनहेल करते हैं, ठीक है, जो आपका नोज़ है, जब नोज़ से आप एयर को इनहेल करते हैं नोज़ से लेकर जब ये ट्रैकिया ब्रोंकाई तक जाता है तो ये एक एयर को लेकर जाने का जो एक रास्ता है, यहाँ से एयर इंटर हो रही है, एयर को अंदर लेकर जाया जा रहा है, ये कंडक्ट हो रही है एयर। तो ये जो कंडक्टिंग जोन है इसे हम क्या कहते हैं? रिस्पायरेटरी ट्रैक। जबकि जो आपके लंग्स हैं इसको कहा जाता है एक्सचेंज जोन। लंग्स जो हैं ये आपके, इनको एक्सचेंज जोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो आपके यहाँ पर एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं लंग्स में,
या फिर जिसे आप ब्रोंकियोल्स कहते हैं, एक्चुअली में इन एल्वियोलाई में जो है वो गैस एक्सचेंज होता है। जो हम कहते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो इंटर होती है आपके लंग्स से टिश्यूज़ में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके टिश्यू से दोबारा कहाँ पर आपके लंग्स में आती है और देन आपकी की एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो एक्चुअल में जो एक्सचेंज हो रहा होता है वो कहाँ पर होता है, आपके लंग्स में। सो लंग्स को एक्सचेंज जोन कहा जाता है, जबकि रिस्पायरेटरी ट्रैक को कंडक्टिंग जोन कहा जाता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। सो रिस्पायरेशन की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और एक होता है इंटरनल रिस्पायरेशन। सो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस। सो ये जो हम बात कर रहे थे अभी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनको हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी गैसेस। सो जब इनका एक्सचेंज होता है किसके दरमियान, लंग्स एंड ब्लड, कि जब आपकी रिस्पायरेटरी गैसेस का एक्सचेंज हो, यानी कि वो कहाँ पर जाएं, आपके लंग्स से कहाँ पर जाएं, आपके ब्लड में। सो लंग्स और ब्लड के दरमियान जब ये रिस्पायरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। सो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में जो गैशियस एक्सचेंज है वो किन 2 चीज़ों के दरमियान हो रहा होता है, लंग्स और ब्लड के दरमियान। जबकि इंटरनल रिस्पायरेशन में क्या होता है, यहाँ पर भी एक्सचेंज होता है रिस्पायरेटरी गैसेस का, यानी कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन कहाँ पर होता है, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। सो ब्लड और टिश्यू के दरमियान में जब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल रिस्पायरेशन। अब ब्लड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि जैसे मैंने आपको जब ब्लड वाला हम लोगों ने देखा था, तो ब्लड में हमने क्या चीज़ देखी कि जो आपके ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें जो हीमोग्लोबिन होती है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है उसी के साथ ही जो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइंड होकर आप देन ये ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसलिए जो ब्लड है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने में। तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा लंग्स और ब्लड में, जबकि इंटरनल रिस्पायरेशन में जो रिस्पायरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होगा वो होगा ब्लड एंड टिश्यू में। नेक्स्ट है फेजेस ऑफ रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन की 2 फेजेस होती हैं, एक को हम कहते हैं इंस्पिरेशन या फिर जिसे इनहेलेशन भी कहते हैं, और सेकंड होती है एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन को एक्सहेलेशन भी कहते हैं। सो जिसे आप लोग इनहेलेशन या फिर एक्सहेलेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंस्पिरेशन या इनहेलेशन को। सो इंस्पिरेशन क्या होता है, एयर इंटर द लंग्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर। सो जब एयर जो है वो एटमॉस्फेयर से आपके लंग्स में इंटर होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन या फिर इनहेलेशन। यानी बाहर एटमॉस्फेयर से आपके लंग्स में एयर का इंटर होना, यानी एयर को इनहेल करना, उसे हम क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन। जबकि एक्सपिरेशन क्या होता है, एयर लीव्स द लंग इनटू एटमॉस्फेयर। यानी जब लंग्स से एयर बाहर एटमॉस्फेयर में आप एक्सहेल करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सपिरेशन। सो एयर का इनसाइड यानी उसको अंदर लेना, इनहेल करना इज कॉल्ड इंस्पिरेशन, और एयर को बाहर एक्सहेल करने को हम क्या कहते हैं, इसको एटमॉस्फेयर में एक्सक्रीट आउट करने को एक्सपिरेशन कहते हैं। अब इंस्पिरेशन जो है वो एक्टिव प्रोसेस है, यानी इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जबकि जो एक्सपिरेशन है ये पैसिव प्रोसेस है, इसमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स की। सो ये जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, यानी जो आप नोज से एयर को इनहेल करते हैं, देन नोज से एयर कहाँ पर जाती है, फाइनली आपके लंग्स में जाती है। सो नोज से लेकर लंग्स तक जो है वो डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं वो सब मिलकर क्या बना देते हैं, एक रिस्पायरेटरी ट्रैक बना देते हैं। सो रिस्पायरेटरी ट्रैक क्या होता है, अ पैसेज फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स टू लंग्स। यानी आपके नोज जो है, सो नोज में ये जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं 2, सो इन नॉस्ट्रिल्स से लेकर आपके लंग्स तक का जो पैसेज होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी ट्रैक कहते हैं। सो रिस्पायरेटरी ट्रैक क्या है, अ पैसेज बाय विच एयर इंटर्स इनटू द लंग्स। सो ऐसा रास्ता जिसके ज़रिए एयर जो है वो आपके लंग्स में इंटर होती है उसे हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी ट्रैक। अब अगर हम रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें, उसमें जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक
और एक को हम कहते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। सो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं, कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? एक होता है नोज, सेकंड है फेरिंग्स जिसे थ्रोट भी कहा जाता है, एंड थर्ड है लैरिंग्स जिसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। सो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में 3 ऑर्गन है, नोज, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। जबकि अगर हम बात करें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की, सो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो ऑर्गन आते हैं वो है ट्रैकिया जिसे विंड पाइप भी कहा जाता है। देन हमारे पास आते हैं ब्रोंकाई, 2 ब्रोंकाई होते हैं, और सिंगुलर की अगर हम बात करें तो उसे हम ब्रोंकस कहते हैं, 1 ब्रोंकस टू ईच लंग। अब एक और चीज़ आपने यहाँ पर याद रखनी है कि ट्रैकिया और ब्रोंकाई को कलेक्टिवली हम एक नेम देते हैं, हम इसे कहते हैं ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री। ट्रैकिया और ब्रोंकाई को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री। देन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, थर्ड है ब्रोंकियोल्स, फोर्थ आ जाता है एल्वियोलाई, एंड देन फाइनली है लंग्स। अब अगर हम यहाँ पिक्चर में देखें तो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसका जो फर्स्ट ऑर्गन है वो क्या है? नोज या फिर नेजल कैविटी। ठीक है, ये जो आपके नॉस्ट्रल्स हैं, ये आपका पूरा नोज, ये क्या है? फर्स्ट जो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें जो फर्स्ट ऑर्गन है वो क्या है? नोज। नोज के बाद में जो नेक्स्ट है वो है फेरिंग्स। जैसे अभी हमने फेरिंग्स के बारे में डिटेल पढ़ा था कि फेरिंग्स जो है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है। देन फेरिंग्स के बाद में जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है वो है लैरिंग्स। सो ये जो 3 हैं, यानी कि आपका नोज, फेरिंग्स और लैरिंग्स, ये तीनों जो ऑर्गन हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं? आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक बनाते हैं। जबकि इस लैरिंग्स के बाद में ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है ट्रैकिया जिसे विंड पाइप भी कहा जाता है। ठीक है, सांस की नाली, ट्रैकिया। देन ट्रैकिया जो है ये आगे से बाइफरकेट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है 2 में, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, अगर सिंगुलर की बात करें तो ये क्या है? ब्रोंकस। तो ये क्या है? लेफ्ट मेन ब्रोंकस, दिस वन इज द राइट मेन ब्रोंकस। लेफ्ट जो कि लेफ्ट लंग में जा रहा है, एंड राइट ब्रोंकस जो कि राइट लंग में जाता है। अब ये जो ब्रोंकस होता है ये आगे जाकर छोटी छोटी ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है। ये ब्रोंकस जो है ये आगे जाकर छोटी छोटी ब्रांचेज में डिवाइड होता है, और इन ब्रांचेस को हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स, और इन ब्रांचेस का नेम होता है ब्रोंकियोल्स। सो ब्रोंकाई जो हैं वो आगे से डिवाइड होते हैं ब्रोंकियोल्स, और इन ब्रोंकियोल्स के आगे क्या प्रेजेंट होते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको इनकी टिप पे बनाकर दिखा रही हूँ। सो इन ब्रोंकियोल्स में आगे क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? एल्वियोलाई। सो यहाँ पे ब्रोंकियोल से आगे क्या चीज़ आती है? एल्वियोलाई। एंड फाइनली जो है वो आपके पास आते हैं लंग्स, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। सो ट्रैकिया से लेकर लंग्स तक ये जो आपके ऑर्गन है ये मिलकर बनाते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। सो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में नोज, फेरिंग्स और लैरिंग्स, जबकि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, सिंगुलर में ब्रोंकस, देन ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई एंड फाइनली लंग्स। इसके अलावा जो लंग्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो लंग्स की जो एक आउटर कवरिंग होती है जिसने लंग्स को कवर किया हुआ होता है उसको हम कहते हैं प्लूरा। सो प्लूरा क्या है? जिसने लंग को कवर किया हुआ होता है। सो जो प्लूरा होती है ये एक बायलेयर्ड एक सीरस मेम्ब्रेन होती है, इसको प्लूरा भी कहते हैं और इसको प्लूरल सैक भी कहते हैं। प्लूरा में 2 लेयर्स होती हैं। ठीक है, एक को हम लोग विजरल बोलते हैं जो कि इनर होती है। ठीक है, इनर लेयर जो होती है वो विजरल होती है, और ये जो आउटर लेयर होती है इसे हम बोलते हैं पैराइटल लेयर। सो ये जो प्लूरा है इसमें 2 लेयर होती हैं, पैराइटल एंड विजरल। सो प्लूरा और प्लूरल सैक इज अ बायलेयर्ड सीरस मेम्ब्रेन। ओके, देन इसके अलावा जो रिस्पायरेटरी ट्रैक की अगर हम बात करें तो रिस्पायरेशन में मसल्स भी होते हैं। अगर हम मसल जो कि ब्रीदिंग में हेल्प कर रहे होते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में, तो वो मसल कौन से होते हैं? एक होते हैं इंटरकॉस्टल मसल और एक होता है डायफ्राम। सो यहाँ पर आपने 2 चीज़ें याद रखनी हैं, एक तो जो कवरिंग है लंग की जिसे प्लूरा कहते हैं, सेकंड जो मसल्स हैं ब्रीदिंग के, इंटरकॉस्टल एंड डायफ्राम। सो इंटरकॉस्टल मसल वो मसल होते हैं, इंटर मीन्स बिटवीन एंड कॉस्टल का मतलब होता है रिब्स। यानी अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पर,
अगर ये रिब्स हैं, ये बीच में आ गई स्टर्नम, सो रिब्स, ये दो रिब हैं, ये एक रिब है, ये दूसरी रिब है, इसके दरमियान में यहाँ पर मसल प्रेजेंट होता है और इस मसल को हम क्या कहते हैं, इंटरकॉस्टल मसल। और इसी तरीके से जहाँ पर रिब्स आपकी एंड हो रही हैं, जहाँ पर आपका थॉरिक्स फॉर एग्जांपल चेस्ट कैविटी एंड हो रही है, वहाँ पर नीचे एक डोम शेप मसल प्रेजेंट होता है और इस डोम शेप मसल को क्या कहते हैं, डायफ्रम। ये जो आपका एक रिस्पायरेटरी मसल है। सो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल हैं आपके, डायफ्रम एंड इंटरकॉस्टल मसल। नेक्स्ट है रिस्पायरेटरी यूनिट। सो रिस्पायरेटरी यूनिट क्या होता है कि जो आपके अभी हमने बात की ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई हैं, जो कि ये दोनों क्या बनाते हैं, टर्मिनल पोर्शन ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक, या जिसे पैरेन्काइमा ऑफ लंग्स भी कहा जाता है। यानी जो टर्मिनल पोर्शन है रिस्पायरेटरी ट्रैक का, जो कि ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई का बना है, वहीं पर एक्चुअली में क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं, यानी कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का यहीं पर एक्सचेंज होता है। सो ये जो रिस्पायरेटरी यूनिट होता है, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लंग का। यानी लंग का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, यही रिस्पायरेटरी यूनिट है, क्योंकि यही वो पार्ट है जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो सिर्फ इसी जो रिस्पायरेटरी ट्रैक का ये जो स्पेसिफिक पार्ट है यहीं पर होता है। तो इसीलिए रिस्पायरेटरी यूनिट जो है इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स कहा जाता है। नेक्स्ट है रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन। सो रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन क्या होती है, ये वो मेम्ब्रेन होती है जिसके ज़रिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक के। सो रिस्पायरेटरी ट्रैक का जो फर्स्ट मेन फंक्शन है वो है गैस एक्सचेंज, यानी जो रिस्पायरेटरी गैसेस हैं लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो एक्सचेंज है वो किसके ज़रिए होता है, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम के ज़रिए होगा। सेकंड, वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग एयर। सो जो आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसके ज़रिए जो एयर है, यानी एयर जो बाहर को कूल एयर है, ठीक है, ड्राई एयर है, वो सबसे पहले क्या होगी, वार्म अप होगी, क्योंकि आपका जो नोज़ है, जो आपकी नेज़ल कैविटी है, इसमें क्या होती है, रिच, आपकी जो म्यूकोजा है बेसिकली उसमें रिच ब्लड सप्लाई होती है। सो इस रिच ब्लड सप्लाई की वजह से जो एयर होती है वो वार्म अप हो जाती है। इसके अलावा ये जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है वो आपकी एयर को ह्यूमिडिफाई करता है, यानी इसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि म्यूकस को सिक्रीट करती है। देन रिस्पायरेटरी ट्रैक अगर हम फंक्शन को देखें तो इसका एक फंक्शन है ऑल्फैक्शन, क्योंकि इसमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है नॉस्ट्रल्स की, तो वहाँ पर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि स्मेल का काम करते हैं, ठीक है, ऑल्फैक्टरी सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थर्ड है वोकलाइजेशन। सो वोकलाइजेशन यानी स्पीच में भी जो है ये हेल्प करता है, स्पेशली जो अभी हमने देखा लैरिंग्स है जिसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, वो स्पीच में हेल्प करता है। देन है प्रिवेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल। सो ये जो आपका रिस्पायरेटरी ट्रैक है ये डस्ट पार्टिकल्स को इंटर नहीं होने देता, क्योंकि आपके नोज़ में प्रेजेंट होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया, तो इनके साथ कोई भी डस्ट पार्टिकल जो है वो स्टिक हो जाता है, वो इंटर नहीं हो पाता। अगर वो इंटर हो भी जाता है, इस सीलिया से अगर स्टिक नहीं होता और इंटर हो जाता है तो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके साथ स्टिक हो जाता है। अगर वहाँ से भी इंटर हो जाता है तो जो आपके एल्वियोलाई हैं उनमें मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं जो कि उसको इनगल्फ कर लेते हैं, तो इसकी वजह से क्या फिर कफिंग रिफ्लेक्स या स्नीजिंग रिफ्लेक्स हो जाता है। तो इसके ज़रिए भी क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल है वो बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। सो ये जो कफ रिफ्लेक्स होता है, ये जो स्नीजिंग रिफ्लेक्स होते हैं, ये एक मॉडिफाइड जो है रिस्पायरेटरी प्रोसेसेस होते हैं जो कि एक फोर्स्ड एक्सपिरेशन की वजह से होते हैं। देन है डिफेंस मैकेनिज्म। सो अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स का एक अपना डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि जो वेरियस टाइप के सेल्स होते हैं जो म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में, लाइक आपने लिकोसाइट्स का नाम सुना होगा, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, नेचुरल किलर सेल और डेंड्राइटिक सेल, ये सभी सेल प्रेजेंट होते हैं जो मेम्ब्रेन लाइनिंग होती है एल्वियोलाई ऑफ लंग की, म्यूकस मेम्ब्रेन की जो लाइनिंग होती है, तो वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं और ये डिफेंस में हेल्प कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। सो रिस्पायरेटरी ट्रैक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन वाटर लॉस मैकेनिज्म। जब एक्सपायरेशन होती है तो वाटर एवेपोरेट करता है, ठीक है, थ्रू द एक्सपायर्ड एयर, और जो कुछ बॉडी का जो वाटर है कुछ अमाउंट में वो भी इस प्रोसेस के ज़रिए क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जो आपका रिस्पायरेटरी ट्रैक है उसके ज़रिए जो वाटर है उसका भी बैलेंस होता है।
इसके अलावा जो आपका रेस्पायरेटरी ट्रैक है वो आपके बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, क्योंकि जब एक्सपिरेशन करते हैं, ठीक है, एक्सहेलेशन होती है, तो वाटर के साथ साथ कुछ हीट भी लॉस्ट हो जाती है, और इसके ज़रिए जो आपका रेस्पायरेटरी ट्रैक है वो आपका जो बॉडी टेम्परेचर है उसको भी रेगुलेट करता है। इसके अलावा जो आपका रेस्पायरेटरी ट्रैक है वो रेगुलेट करता है एसिड बेस बैलेंस को। जो आपके लंग्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में। आपकी बॉडी को वो इस तरीके से कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट होता है ब्लड के अंदर उसको रेगुलेट करते हैं। इसके ज़रिए क्या होता है कि जो एक एसिड बेस बैलेंस है, यानी जो पीएच है ब्लड की, उसको मेंटेन किया जाता है। इसके अलावा जो स्वेलोइंग और डिग्लूटेशन रिफ्लेक्स है, इसमें भी आपका रेस्पायरेटरी ट्रैक का रोल होता है। सो स्वेलोइंग रिफ्लेक्स जो है वो एक रेस्पायरेटरी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है, जो कि किसी भी फूड पार्टिकल की एंट्रेंस को प्रिवेंट करता है कि यानी फूड जो है वो जब आप स्वेलो कर रहे हों, जब फूड को स्वेलो करते हैं तो वो आपके विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया में ना एंटर हो जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर स्वेलोइंग या डिग्लूटेशन रिफ्लेक्स होता है। जब आप फूड को स्वेलो करते हैं तो जो रिस्पायरेशन होती है वो फॉर अ वाइल अरेस्टेड हो जाती है, यानी टेम्पररी अरेस्ट होता है रिस्पायरेशन का। सो ये जो टेम्पररी अरेस्ट होता है रिस्पायरेशन का, इसे कहते हैं एपनिया। सो जो टेम्पररी अरेस्ट होता है रिस्पायरेशन, यानी टेम्पररी अरेस्ट ऑफ रिस्पायरेशन इज कॉल्ड एपनिया। एंड अरेस्ट ऑफ ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्वेलोइंग, यानी अगर स्वेलोइंग के दौरान अगर ये ब्रीदिंग का अरेस्ट हो रहा है तो फिर उसे हम नाम देते हैं स्वेलोइंग एपनिया और डिग्लूटेशन एपनिया। सो सेकेंड टर्म क्या होती है, स्वेलोइंग एपनिया और डिग्लूटेशन एपनिया। किसे कहते हैं कि अगर ब्रीदिंग फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम अगर रुक जाए, स्टॉप हो जाए ड्यूरिंग स्वेलोइंग, खाना खाते हुए, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वेलोइंग एपनिया या फिर डिग्लूटेशन एपनिया उसे हम कहते हैं। तो ये तमाम थे फंक्शन रेस्पायरेटरी ट्रैक के। अगर आपको वीडियो समझ में आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।